चले अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अब सबसे पहले क्या है कि हम सीखते हैं कि जब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं ना तो उसके अंदर क्रिएट न्यू फाइल की ऑप्शन आती है हमारे पास। अब क्रिएट न्यू फाइल के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं फोटोशॉप 2020 वर्जन के अंदर। इससे पहले जो वर्जन्स थे ना उसके अंदर आपको इतना ब्रॉड मेन्यू नहीं मिलता था। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जी ये अनटाइटल्ड वन जो है ये आपके टास्क का नाम है। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख देता हूँ टास्क 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिर जी असद ने हमें ज्वाइन कर लिया। जस्ट अ मिनट, वो ज्वाइन कर ले तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, असद ने हमें ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो इस बार यहाँ पे जो हमें डिटेल्स नज़र आती हैं वो आपके बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का नाम है जो अभी आप क्रिएट करती हैं। इसके साथ जो आइकॉन है इसका मतलब होता है कि आप इसको एक प्रीसेट के तौर पे सेव करना चाहते हैं कि हमेशा यही वाला नाम रिपीट हो इस तरह से, तो हम वो नहीं चाहेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि टास्क के ऊपर कि जो भी आपने काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पोस्टर डिज़ाइन करना है तो पोस्टर्स आपको पता है A4 साइज़ के भी होती हैं आप, और बहुत बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स भी होते हैं और बहुत छोटे छोटे भी होते हैं। तो आपको आपके काम का विड्थ और हाइट का पता होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है ना कि जो आपने काम करना है वो किस डायमेंशन पे करना है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मुझे A4 साइज़ के लिए एक पोस्टर डिज़ाइन करना है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं एक छोटा पोस्टर डिज़ाइन कर देता हूँ फ़ोटोशॉप के ऊपर ही, और जब मैं उसको एज अ इमेज सेव करूँगा और मैं उसको प्रिंट करवाऊँगा A4 साइज़ पेपर के ऊपर, तो क्या होगा कि फ़ोटो चूँकि मेरी छोटी होगी और पेज मेरा बड़ा होगा, फ़ोटो फट जाएगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना पिक्सेल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, फ़ोटो ब्लर हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको फ़ोटो शायद नज़र भी ना आ सके। ठीक है। ठीक है, तो फ़ोटो जो है ना वो इस तरह से हो जाएगी। तो इसीलिए जो भी आप टास्क करना चाहते हैं ना उसका डायमेंशंस आपको लाज़मी पता होने चाहिए। अब डायमेंशनिंग का ये है कि कभी-कभी हमने इंचेस में काम करना होता है, कभी कुछ चीज़ों के लिए हम पिक्सेल्स यूज़ करती हैं, कुछ के लिए हम सेंटीमीटर्स यूज़ करते हैं। सो देयर आर वेरियस यूनिट्स जिसमें हम काम करते हैं। आपने वो वाला यूनिट चूज़ करना है जिसमें आपको लगता है कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कदम को गिनना होता है तो हम मीटर्स में गिनते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर हमने कपड़े को गिनना होता है तो हम कपड़े को कप जिसे कहते हैं ना नाप लेते हैं, तो वो हम गज़ में लेते हैं। गज़ को हम यार्ड्स कहते हैं। तो कुछ हमारे यहाँ यूनिट्स जो है ना वो प्री डिफाइंड हुए हुए हैं कि कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए हमने ये वाला यूनिट यूज़ करना है और कुछ कामों के लिए हमने कोई और यूनिट यूज़ करना है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि जिसमें आपको आसानी लगती है, आपको फीज़ेबल लगता है, आप वही वाला यूनिट यूज़ कर लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इंच जो है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है, ठीक है? जैसे कि 2.5 सेंटीमीटर्स 1 इंच बनती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 1000 सेंटीमीटर्स के ऊपर काम करना है, तो कभी-कभी जो है ना बहुत बड़े नंबर्स लिखना और उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो 1000 सेंटीमीटर्स का मतलब 250 इंचेस। तो इंचेस में फिर हमारे लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये हर टास्क के लिए और हर काम के लिए डिपेंड करेगा, ठीक है ना? हम कोई एक यूनिट स्पेसिफाई नहीं करेंगे कभी भी। जो भी आपने काम करना है, आपने उस हिसाब से उसकी यूनिट्स और उसकी डायमेंशन सेट कर लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास पिक्सेल्स आ जाता है। पिक्सेल्स मोस्टली ना फ़ोटोज़ के लिए यूज़ होता है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स और पॉइंट्स, ये जो 3 से 4 फीचर्स हैं ना हमारे पास, ये हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं। ठीक है ना? रियल लाइफ में अगर हमने डायमेंशनिंग करनी है ना किसी चीज़ को लेंथ में मेज़र करना है, तो हम इन यूनिट्स में यूज़ करते हैं, इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में। ये सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स जो है ना, ये अमेरिकन सिस्टम में यूज़ होते हैं, जिसको हम कहते हैं मेट्रिक सिस्टम। और इंचेस और पॉइंट्स ये ब्रिटिश सिस्टम में यूज़ होते हैं, जिसको आप कहते हैं इम्पीरियल सिस्टम। ठीक है। जो पिकाज है और पिक्सेल्स है ना, ये स्पेसिफाइड सिर्फ वेब लैंग्वेज में यूज़ होता है, या फिर जिसे कहते हैं ना इमेज लैंग्वेज, ये उसमें यूज़ होती है। तो इंचेस की बात होगी, विड्थ और हाइट की बात होगी। अब ओरिएंटेशन आ जाती है। ओरिएंटेशन सिंपली मतलब ये है कि आपने जिस चीज़ के ऊपर आपने काम करना है वो पोर्ट्रेट में है या फिर वो लैंडस्केप में है। ठीक है ना? इसका तो सबको अंदाज़ा हो गई। अच्छा, अच्छा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है रेज़ोल्यूशन का। रेज़ोल्यूशन क्या होती है? रेज़ोल्यूशन एक्चुअली होती है कि कितने आप देखें इमेजेस में जब हम काम करते हैं ना तो वो पिक्सेल्स पर इंच में हम लोग काम कर रहे होते हैं मोस्टली।
जिसको आप पीपीआई कहते हैं। कितने पिक्सल्स 1 इंच के अंदर होंगे उसको आप रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर आप अपने अपने स्मार्टफोन सबके पास होंगे, आप लोग अपने मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस चेक करें, जहाँ पे डिस्प्ले लिखा हुआ आएगा ना कि आपके इमेज सॉरी आपका फ़ोन कितने स्क्रीन है, उसके साथ ही आगे ब्रैकेट्स में लिखा होता है कि इसका पीपीआई कितना है। मैं आपको ना दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी फ़ोन क्लिक कर लेते हैं, ये देखें, ये जो सैमसंग का A71 है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्ले में चले गए हम। ठीक है, तो ये देखेंगे डिस्प्ले का ये बता रहा है कि टाइप क्या है, उसका साइज़ कितना है। तो ये देखें रेजोल्यूशन में वो हमें 3 चीज़ें बता रहा है। पहली चीज़ है 1080 बाई 2400 पिक्सल्स। अब देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि वेब लैंग्वेज या इमेज लैंग्वेज के अंदर हम लोग पिक्सल्स यूज़ करते हैं डिफ़ाइन करने के लिए। तो ये देखें इसने डिफ़ाइन किया हुआ है कि 1080 बाई 2400 पिक्सल्स यूज़ हो रहे हैं इस डिवाइस के अंदर, जो कि रफली 393 पिक्सल्स पर इंच बनता है। तो आप देखें हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं फोटोशॉप में वो तकरीबन 300 पिक्सल्स पे है, और ये जो डिवाइस है वो 393 पिक्सल्स पर इंच का रेजोल्यूशन आपको दे रही है। इसका मतलब ये है कि जितने आपके पिक्सल्स ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा डिटेल्ड, शार्प, ब्राइट और जिसे कहते हैं ना डिटेल बहुत ज़्यादा है इस फ़ोटो में, उस तरह की फ़ोटो आपको नज़र आएगी। अब चूंकि ये फ़ोन है तो फ़ोन के अंदर स्क्रीन होती है, तो जो भी आप इसके अंदर चीज़ें देखेंगे ना, जो भी आपको स्क्रीन से नज़र आएगा वो इस रेजोल्यूशन पे आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रेजोल्यूशन से कोई कम का फ़ोन देखता हूँ तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर 200 ppi है तो उसका जो क्वालिटी होगी ना डिस्प्ले की वो इतनी अच्छी नहीं होगी। अक्सर अगर आप लोगों ने टीवीज़ को कंपेयर किया हो तो आप देखेंगे कि यार ये टीवी जो है ना इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो जो क्वालिटी के अंदर हम लोग बात करते हैं इसके कलर्स कैसे हैं, उसकी ब्राइटनेस वगैरह, चलो ब्राइटनेस तो सेट हो जाती है, उसके कलर्स कैसे हैं, उसकी डेप्थ कितनी है और वो उसकी डिटेलिंग कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये वही मिसाल है कि हम सब बोर्ड के एग्ज़ाम से अभी भी गुजरे हैं, कुछ 2-4 साल पहले गुजर गए होंगे, कुछ अभी अभी फ्रेशली पास हुए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम से। एक पेपर है, फॉर एग्जांपल 2 पेपर्स हैं, साइड बाय साइड आप उनको कंपेयर कर रहे हैं, सबके आंसर सेम है, सब कुछ सेम है। एक ने क्या किया हुआ है, एक ने मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है, मार्कर्स यूज़ किए हैं, उसने बाकायदा मार्जिन्स लगाए हुए हैं स्केल से, उसने ना बहुत अच्छे से हाईलाइटिंग की हुई है। जो दूसरा है पेपर वो बिल्कुल सिंपल है, एक ही पेन से उसने सारा पेपर हल कर दिया। अब असूली तौर पे तो मार्क्स दोनों को सेम मिलने चाहिए। क्यों सेम मिलना चाहिए? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन होगा क्या, जिसने डिटेलिंग ज़्यादा की है ना, जिसने उसको खूबसूरती दिखाई है उसको मार्क्स मिल जाएंगे ज़्यादा, और जिसने बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है बेशक उसके आंसर्स जो हैं वो सेम है लेकिन उसको कम मिलेंगे मार्क्स। ठीक है, तो यही फ़र्क होता है कि डिटेल, जब भी आप डिवाइसेस में बात करें तो हम डिटेल्स में चले जाते हैं। अच्छा, तो बैक टू द पॉइंट। इसी तरह से रेजोल्यूशन के जब हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं ना, ये भी वही चीज़ है। जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन पे हम काम करते हैं वो तकरीबन 300 ही होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई एक्स्ट्रा कोई हैवी काम करना है या फिर आपका जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, ठीक है ना, तो आप रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकते हैं। जी असद, आपने हैंड रेस की है। हाँ भाई, वो जो वीडियो में होता है कि 360p 480p हाँ और जी, सोन। मैं आपको तो बताता आप तो हूँ। कह रहे हैं जो हाँ जी, बताएं बताएं। आप तो कह रहे हैं जो फोन के अंदर रेजोल्यूशन होती है, आपको जो भी पिक्चर दिखाई देती है उसके अकॉर्डिंगली दिखाई देती है, हाँ जी लेकिन बिल्कुल। वीडियो तो आप अपनी अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। ये मैंने आपको बात की है डिवाइस की, ठीक है ना। जो डिवाइस आपका, फॉर एग्जांपल जो आपके पास जो डिवाइस है ना, वो किस कैपेबल है आपको दिखाने के लिए। जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं ना, तो यूट्यूब पे अक्सर आता है 144p आता है, 360p आता है, 1080p आता है। मैं आपको वो भी बताता हूँ क्या होता है। ये देखिए ज़रा, अगर मैं इसको पिक्सल्स में लिख दूँ ना, तो देखो एकदम से हाइट और विड्थ चेंज हो गई है। ठीक है, या फिर मिसाल के तौर पे ये देखें ज़रा, फॉर एग्जांपल मैंने पीपल की इमेजेस लिख दी हैं और ये एक इमेज मेरे सामने आई है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे आपको शायद नज़र आ रहा हो, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, 2048 क्रॉस 1365। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो फोटो है इसके
जो इसकी जो लेंथ है वो 2048 है और इसकी हाइट 1365 है। ये यूनिट्स दिए गए हैं पिक्सेल्स के अंदर। इसी तरीके से जो 360p होती है ना, जिसको आप कहते हैं कि जी ये 360p, उसका जो हाइट होती है और जो विड्थ होती है, उसका सेकंड नंबर होता है ना, वो 360 होता है, इसलिए उसको 360p कहते हैं। जिसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी ज़्यादा है, 360 के बाद 480 आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें फॉर एग्जांपल 1000 क्रॉस 480 आ जाएगा, ठीक है, तो वो 480p होती है। इसके बाद आ जाता है 720, फिर आ जाता है 1080, उसके बाद 1444, फिर उसके बाद 2160। तो इस तरह से पिक्सल्स उसके बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब कि उस फाइल की रेजोल्यूशन बढ़ती जा रही है। लेकिन एक मज़े की चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे जाएं, ठीक है ना, और यूट्यूब पे जाके आप कोई भी अच्छी क्वालिटी की वीडियो को ऊपर ना 4K सिलेक्ट कर दें, आपको वो 4K की वीडियो डिस्प्ले ही नहीं होगी। आपका जो स्क्रीन होगी ना, वो उसको डिस्प्ले नहीं कर पाएगी। उसकी वजह यही है कि आपकी स्क्रीन इतने ज़्यादा रेजोल्यूशन की जो वीडियो है उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही, ठीक है। मोबाइल्स में क्या होता है कि मोबाइल आपको हर चीज़ दिखा देगा, ठीक है। अगर मेरा मोबाइल 400 ppi है, मतलब वो 400 ppi वो को सपोर्ट करता है, अगर आप उससे कोई बड़ी चीज़ डिस्प्ले करवाएंगे ना, आपको डिस्प्ले वो करवा देगा एक हद तक जाकर। लेकिन क्या होगा, जो उसकी एक्चुअल क्वालिटी है वो आपको नज़र नहीं आ पाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने एक चीज़ 1000 ppi पे बनाई है, आप उसको 400 ppi पे देखते हो, आप कहते हो वाह जी वाह बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप वही 1000 ppi की चीज़ अगर एक 1000 ppi की डिवाइस के ऊपर देखो, आप बोलो कि यार चीज़ तो सेम है लेकिन इससे मुझे ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये फ़र्क होता है इसमें। अक्सर आप लोग कहते हैं कि यार मैंने अपने मोबाइल से फ़ोटो खींची है, मुझे इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, लेकिन वही फ़ोटो यार तुम्हारे मोबाइल में बहुत अच्छी शो हो रही है। ये क्या वजह है? वो वजह यही होती है कि फ़ोटो तो डिवाइस ने खींच दी है, लेकिन जो स्क्रीन आपको वो दिखा रही है, वो उस कैपेबल है कि आपको उस हद तक दिखा सके। आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है। स्मार्टफोन्स के अंदर आप देखेंगे कि आप जो है मैनुअल मोड के अंदर जाके भी बहुत अच्छी और बहुत डिटेल्ड फोटोज भी खींच सकते हैं, ठीक है, जो मेरे ख्याल से 10 MB तक की भी फोटोज बन जाएंगी। वीडियोस के अंदर आप 4K की वीडियो भी शूट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो रिजल्ट अगर आप अपने फ़ोन में देखें, आप अपने लैपटॉप में देखें और आप अपने टीवी में देखें, आपको तीन मुख्तलिफ शो होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलें बैक टू द पॉइंट। जो रेजोल्यूशन है ना, इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना एक मैं कोई एनिमेशन दिखा दूँ कि उससे आपको थोड़ा बेहतर क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट क्लास में। तो मैंने बताया था कि रेजोल्यूशन हम आमतौर पे ना पिक्सल्स पर इंच में बात करते हैं पीपीआई में। एक और भी है यूनिट पिक्सल्स पर सेंटीमीटर, लेकिन वो कन्वेंशनली यूज़ नहीं होता, मोस्टली पीपीआई ही यूज़ होता है। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं कलर मोड के ऊपर। हमने मुझे पता है ये हमने लास्ट टाइम बातें की थी, लेकिन उस टाइम पे कुछ मेंबर्स हमारे साथ थे, कुछ नहीं थे, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा एक शॉर्ट सा रिकैप करवा रहा हूँ। कलर मोड पे आ जाते हैं। कलर हमारे पास काफ़ी हैं। एक होता है बिट मैप। अच्छा, एक होता है बिट मैप। बिट मैप में क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा असाइनमेंट्स वगैरह में या कभी भी आपने कोई फ़ोटोज़ डाउनलोड करते हैं नेट से डायरेक्टली, तो वो बिट मैप में हो जाती है डाउनलोड, ठीक है। बिट मैप एक फॉर्मेट है जिसके अंदर ना कलर्स इंटरनेट के हिसाब से सेट होते हैं, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर आप जब भी कोई चीज़ पोस्ट करेंगे ना, तो वो मोस्ट प्रोबेबली या तो बिट मैप में होगी या फिर वो आरजीबी में होगी। ग्रे स्केल पे, ग्रे स्केल कलर सिंपली जो है ना ग्रे कलर होता है, लेकिन ग्रे जो है ना, ग्रे एक्चुअल कलर नहीं होता। क्या होता है कि अगर आप ब्लैक के अंदर वाइट ऐड करते जाए ना, तो ब्लैक डाइल्यूट होता जाता है। डाइल्यूट का मतलब कि उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है ना, तो वो फिर ग्रे बन जाता है। तो आपको पता है पुराने ज़माने के अंदर ब्लैक एंड वाइट ही स्क्रीन्स होती थी हमारे पास, ठीक है ना। तो काफ़ी चीज़ें अब भी ग्रे स्केल में होती हैं, ठीक है। जैसे एक्सरे होता है, एक्सरे आपके पास कलर्ड आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो अभी भी ग्रे स्केल के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन चूँकि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, तो ये चीज़ें थोड़ी पुरानी होती जा रही हैं। लेकिन फिर भी एक सॉफ्टवेयर का मकसद होता है कि उसने आपको हर चीज़ प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना, इसलिए इन्होंने ग्रे स्केल दिया हुआ है। आरजीबी पे आ जाते हैं। आरजीबी का मतलब होता है सिंपली रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है।
जो भी कलर्स आप देखते हैं ना, कलर्स के ऊपर भी एक बहुत मज़े की बात है। अक्सर हम लोग जो हैं साइंस की क्लासेस के अंदर कहते थे और सुनते भी थे कि रेनबोज देखना है, रेनबो रेनबो ना। तो क्या होता है कि बारिश के बाद रेनबो हो जाता है। रेनबो के अंदर आपको तकरीबन 7 कलर्स शो होती हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो। इसको हमने याद करने का तरीका भी था, अक्सर फिजिक्स में कोई आ जाता था, कोई क्वेश्चन आ जाता था। क्या होता है कि जो वाइट कलर है ना, वाइट कलर के अंदर सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, ये मैं आज आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दूंगा, मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, एक दफ़ा फिर आप लोगों को दिखा दूंगा। तो क्या हुआ है कि कलर्स के अंदर ना कुछ वेवलेंथ्स होती हैं। ठीक है, रेनबोज जब हम लोग पढ़ते थे तो आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा कि जो इन कलर की सीक्वेंस ऐसे क्यों है, मतलब वायलेट सबसे ऊपर क्यों है या फिर रेड सबसे नीचे क्यों है। ठीक है, तो उसकी वजह ये होती है कि वायलेट कलर जो है ना उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए वो सबसे पहले डिस्पर्स हो जाता है। लेकिन जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा फैलता है और सबसे एंड पे फैलता है। इसी तरीके से मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ। पाकिस्तान में हम होते हैं सारे, जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ी जो होती है ना, गाड़ियाँ, लोग क्या करते हैं कि गाड़ियों के जो फ्रंट हेडलाइट्स होती हैं ना उनके ऊपर येलो पेंट करवा लेते हैं, कोई येलो स्टिकर लगा लेता है, कोई पूरी पूरी हेडलाइट चेंज करके तो येलो कलर कर देता है। ठीक है, ये क्यों करते हैं? किसी के पास कोई जवाब है इसका? येलो लाइट की मेरे ख्याल से वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए वो दूर तक दिखाती है मे बी। एग्जैक्टली, यही वजह है। एक्चुअली येलो की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा रेड की है। लेकिन क्या है कि येलो जो है ना, येलो कलर ब्राइट ज़्यादा है, रेड कलर थोड़ा डल है। तो क्या होता है कि धुंध के अंदर ना हमारे पास दो कलर्स मोस्टली होते हैं, ब्लू होता है, वाइट होता है और हल्का सा ग्रेश टच होता है। तो इन इसके अंदर अगर आप रेड कलर को स्प्रेड करोगे तो वो बहुत दूर तक स्प्रेड होगा, लेकिन डल हो जाएगा, मतलब कि जिस कहते हैं ना अंधेरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए रेड के बाद सेकंड कलर आ जाता है ऑरेंज। ऑरेंज का भी समवट यही हिसाब किताब है। ऑरेंज के बाद आ जाता है येलो। ठीक है, तो येलो इसलिए यूज़ होता है कि येलो की जो वेवलेंथ है वो सबसे दूर तक डिस्पर्स होती है और ब्राइट हो जाता है, और फॉग के अंदर आपको येलो दूर तक नज़र आता है, इसलिए वजह है कि येलो यूज़ होती है। अक्सर कहते हैं कि घरों के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि जब रात को सोते हैं ना तो रेड कलर उन्होंने जो है ना लाइट लगाई होती है रूम्स के अंदर। कुछ लोग ग्रीन लगा देते हैं, कुछ लोग ब्लू लगा देते हैं, कुछ लोग रेड, लेकिन कलर्स मोस्टली ये तीन ही होते हैं। अब मैं जानता हूँ हर किसी की अपनी राय है, कोई कहता है कि जी आफतें बलाएं वगैरह दूर रखने के लिए है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। खैर मैं इस में नहीं आना चाहता, लेकिन रेड कलर जो है ना वो इसलिए भी लगाया जाता है कि रेड ना दूर तक स्प्रेड हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा अगर आप ब्लू लगाओगे तो कमरा ज़रा डल रहता है, ग्रीन लगाओगे तब भी मुनासिब है, लेकिन जो रेड कलर है ना वो दूर तक स्प्रेड रहता है, इसलिए वो रात को लगा देते हैं कि जिन लोगों को आदत होती है कि जी बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए। अच्छा, तो कमिंग बैक, इंटरनेट के ऊपर आप जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, पोस्ट करेंगे या आप देखेंगे, वो आरजीबी कलर्स में होती है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया हुआ है, और आरजीबी में सिर्फ आपके पास 3 कलर्स होते हैं। उन्हीं 3 कलर्स से आगे आपको मुख्तलिफ कलर्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है CMYK। अब CMYK होता है सयान, मैजेंटा, येलो और के से शायद ब्लैक बनता है। ठीक है, अब ये क्या चक्कर है कि जो CMYK है ना, प्रिंटिंग के अंदर हम ये कलर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों? उसकी वजह ये है कि आपने अक्सर मैथ्स सबने पढ़ी होगी किसी हद तक। अगर आप 3 का कॉम्बिनेशन बनाएं, तो जैसे ए बी और सी है ना, अगर आप इनके आपस में कॉम्बिनेशंस बनाएं तो कितने कॉम्बिनेशंस आपको बन जाएंगे? मतलब एक हो जाएगा ए, बी और सी, 3 हो गए, ए बी, ए सी, बी सी, 6 हो गए, और ए बी सी और बी सी ए और सी ए। मतलब इस तरह से आप जो भी है ना, आप जब आप कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ना उनके आपस में, तो 3 अगर आपके पास आइटम्स हैं तो उसके कॉम्बिनेशंस 9 बनेंगे, 9। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 4 आइटम्स हैं तो आपके पास कॉम्बिनेशन 16 बनेंगे। ठीक है, तो प्रिंटिंग के अंदर इसीलिए ये 4 कलर्स यूज़ होते हैं CMYK के। इनके अंदर क्या होता है, आपको कलर्स थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं, और जो हमारे इंक्स होती है ना उसमें ये इन कलर्स को रियलाइज़ करवाना थोड़ा सा आसान है।
इन्हीं कलर्स को मिक्स करके आप डिफरेंट कलर्स वगैरह बना देते हैं। मैंने लास्ट ईयर पैकेजेस में इंटर्नशिप की थी। पैकेजेस मॉल आप लोगों ने शायद सबने सुना हो। तो एक्चुअली पैकेजेस उसके साथ ही एक कंपनी है जिसका मॉल है, और पैकेजेस में मोस्टली प्रिंटिंग और पैकेजिंग ये सारे काम होती हैं। तो उनके पास एक मशीन थी, और वो जो है ना जितने भी नेस्ले हो गया, आइसक्रीम्स, कॉर्नेटो हो गया, कॉर्नेटो के रैपर्स बनाते थे, आइसक्रीम्स के घी, डालडा और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनती थी। तो वहाँ पे ना मैंने लाइव ये सारा प्रोसेस देखा हुआ है। सिर्फ 8 कलर मशीन थी वो, ठीक है ना। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 कलर्स थे। कलर्स अब एग्जैक्टली मैं भूल गया हूँ, लेकिन नॉर्मल कलर्स नहीं थे। वाइट था, ब्लैक था। खैर वो डिपेंड करता है कि उन्होंने जो चीज़ बनानी होती है ना। तो कभी कभी क्या होता था, एक दफ़ा मैंने देखा कि एक कलर उनके पास ख़त्म हो गया था, ठीक है, और शायद वो पूरी इंडस्ट्री के अंदर ख़त्म हो गया हुआ था। वो कलर उनको कहीं से अरेंज करवाना था, तो शायद टाइम कम था, उन्होंने प्रोडक्ट तैयार करके तो क्लाइंट को देना था। उन्होंने क्या किया कि 2 कलर्स को मिक्स करके एक थर्ड कलर बना लिया, और उसे उन्होंने अपना काम चला लिया था, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ में खैर बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन कलर की मिक्सिंग करके एक तीसरा कलर बनाना ये बहुत कॉमन है, और हर जगह इंडस्ट्रीज़ में भी और सॉफ्टवेयर में भी यही चीज़ यूज़ होती है। तो उसमें क्या था, प्रिंटिंग के अंदर होता है कि बारी बारी एक कलर के ऊपर आता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं ना, चलो मैं दिखाऊंगा, मेरे पास फोटोज़ हैं, आपको फिर तब से समझ आ जाएगी। तो बहरहाल CMY के जो कलर्स है ना, ये मोस्टली प्रिंटिंग की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक पोस्टर बना रहे हैं और आपने उसको इंटरनेट के ऊपर पोस्ट करना है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, तो हम RGB में काम करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपने उसको प्रिंट करवाना है, तो हम CMYK के में काम करेंगे, ठीक है। लैब कलर का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ लैब्स के लिए होती है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक्सरे जो है वो सिर्फ आपको ग्रे स्केल में ही मिलता है, ठीक है, और वो आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। कोई लाइट का सोर्स होता है ना पीछे, फिर ही आपको एक्सरे नज़र आता है। इसी तरीके से अब कुछ लैब्स के हवाले से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ लैब में कोई स्पेसिफिक कलर्स हैं, तो वो यूज़ होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं बिट्स के ऊपर। बिट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, इसमें इन डेप्थ में नहीं हमने जाना। जितनी ज़्यादा बिट्स होती हैं उतनी ज़्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बिट्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है, मोस्टली 8 बिट यूज़ होता है। कुछ बहुत ही, अगर आपने इन डेप्थ में कोई कुछ काम करने हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ करने हैं, या बहुत ज़्यादा कोई काम करना है, तो फिर हम उसको 16 पे काम करते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारा काम 8 पे हो जाता है। अच्छा, बैकग्राउंड का यही कंसेप्ट है कि आपका जो बैकग्राउंड जिससे आपने काम करना है वो वाइट होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए। तो वो इतना ख़ास फीचर नहीं है ये, लेकिन कभी कभी काम आ जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप चाहते हैं, आप किसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, और आप कहते हैं यार उसका बैकग्राउंड ना ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करो फिर उसके ऊपर कोई ब्लैक फ़ोटो लगाओ, आप डायरेक्टली पहले ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर कोई भी और कलर। ये बस आपका काम आसान करने के लिए ये सारी चीज़ें हुई हुई हैं, ठीक है। एडवांस्ड ऑप्शंस में ये है कि कुछ कलर प्रोफाइल्स हैं, और ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ही है, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारे बेसिक्स हो गए यहाँ पे। अब आ जाते हैं जो फीचर्स 2020 में हैं और पिछले वर्जन्स में नहीं थे। फ़ोटोशॉप ने क्या किया हुआ है, फ़ोटोशॉप ने ना कस्टम डिफ़ॉल्ट साइजेस, उनके पिक्सल्स, इंचेस और उनकी रेजोल्यूशंस के हिसाब से ना कुछ टेम्पलेट्स बना दी। फ़ोटो में अगर हम आ जाएँ तो देखें, लैंडस्केप 2x3 का लैंडस्केप, 2x3 मतलब कि 2x3 इंचेस का। इसी तरीके से 4x6 का, 5x7 का, ये सारे 300 DPI पे सेट हैं। इसी तरीके से उसने पोर्ट्रेट का भी बना दिया कि आपको पता ना कि यार कुछ लोग होते हैं कि यार हमें हमेशा ना टाइप नहीं करना, तो वो यहीं से चीज़ डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रिंट में जब आप आ जाते हैं तो प्रिंट में आपको पता है कि हमारे पास साइजेस आ जाती हैं डॉक्यूमेंट्स के जो यूज़ होते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास डॉक्यूमेंट यूज़ होता है वो होता है A4 साइज़, ठीक है। उसके अलावा एक होता है लेटर, एक होता है लीगल होता है, जो स्टैम्प पेपर आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे ना, जो स्टैम्प पेपर यूज़ होते हैं कोर्ट के लिए, तो उसमें ना लीगल साइज़ यूज़ होता है। इसी तरीके से ना बहुत बेशुमार हैं, बी की सीरीज़ है, सी की सीरीज़ है, एंड सो ऑन। तो टैबलॉइड होता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर आप कहते हो यार मुझे तो याद ही नहीं है कि A4 की डायमेंशंस क्या हैं, आप डायरेक्टली प्रिंट पे आओ, A4 यहाँ से क्लिक करो तो आपका A4 साइज़ का डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आर्ट्स पे कोई काम करना चाहते हैं, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है एक पोस्टर, उन्होंने पोस्टर की डायमेंशंस पहले सेट कर दी हैं। पोस्ट कार्ड हो गया,
अगर आप 720 पिक्सल्स पे काम करना चाहते हैं, 1080 पिक्सल्स पे काम करना चाहते हैं, तो उसके भी बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। हम इन सबको देखेंगे लेकिन टाइम के साथ साथ। वेब, अगर आपने वेब के ऊपर कोई चीज़ डालनी है ना, तो वेब में आपके पास सोशल मीडिया भी आता है और आपके पास वेबसाइट्स वगैरह और ये सारा कंटेंट आ जाता है। ये देखें 1366 क्रॉस 768 पिक्सल्स ये बता रहा है, और यहाँ पे बता रहा है 1920 क्रॉस 1080। तो जाहिर सी बात है ये आपके पास साइज़ बड़ा है, ये साइज़ उससे भी बड़ा है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये बड़ा नहीं, ये उससे छोटा है, ये उससे भी छोटा है, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो चलते चलते आपके पास एक वाइड रेंज आ जाती है कि आपने कितना बड़ा अपना डॉक्यूमेंट बनाना है। मोबाइल, मोबाइल के लिए भी देख लें कि फ़ोटोशॉप ने जो है एक स्पेशल फीचर्स ऐड कर लिए हैं। अगर आपने मोबाइल के लिए कोई चीज़ बनानी है, फॉर एग्जांपल आप एक पोस्टर बनाना है और आपने उसको इंस्टाग्राम के ऊपर डालना है, तो उन्होंने दे दिया कि यार किस फ़ोन के लिए किस तरह का आपको नज़र आएगा। मैक के लिए अलग है, आईपॉड, आईपैड, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्रो ये एक टैब है, ठीक है। उसके बाद आईफोन्स हैं इसके अंदर, मोबाइल्स, एंड्रॉयड भी है, और जो वॉचेज़ हैं इवन कि एप्पल की वॉच है वो भी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फीचर्स ऐड किए हैं। फ़िल्म एंड वीडियो के अंदर भी उन्होंने डिफ़ाइन किया कि अगर आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें सिनेमैटिक व्यू आ जाए, ठीक है, जो बहुत वाइड, जैसे एक प्रॉपर मूवी होती है ना, मूवी मूवी आप देखें, अगर आप एक फ़िल्म जो है आप सिनेमा में देखना चाहते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी हाइट और विड्थ कितनी होगी, लेकिन उसके ऊपर भी आपको बिल्कुल अच्छा प्रिंट नज़र आता है, वो भी एचडी होती है। तो अगर आपने एक कोई प्रिंट उस साइज़ का डिज़ाइन करना है, या फिर अगर आप कुछ इलस्ट्रेशन जिस तरह के कोई फ़ोटोज़ आपने डालनी है अपनी वीडियोज़ के अंदर, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको उसी साइज़ पे वो ले जाएगा और आप फिर वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है ना सिंपली एक क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक पोर्ट्रेट क्रिएट कर लेते हैं 4x6 का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पोर्ट्रेट आ गया। और थोड़ी सी मैं आपको जल्दी से कुछ चीज़ें बता दूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा टास्क 1 आ गया, ठीक है, जो मैंने नाम रखा था एट द रेट के बाद कि इस टाइम ये कितना जूम्ड इन है। तो ये 33.3% जूम्ड इन है। अगर मैं इसको मज़ीद जूम करता हूँ तो देखें साइज़ चेंज हो रहा है, 65 हो गया, 115, पीछे लेके जा रहा हूँ तो 8.25, ठीक है। इसका मतलब ये आगे ब्रैकेट के अंदर पहला फिगर है RGB। RGB का मतलब कि मैंने जो सा कलर स्कीम चूज़ की हुई है वो RGB है, और /8, 8 का मतलब कि ये 8 बिट्स पे काम कर रहा है। इसी तरीके से यही चीज़ जो है ना आपको एक्सट्रीम लो बॉटम में भी नज़र आती है। देखें 31.33% इसका इस वक्त साइज़ हुआ है, और इस डॉक्यूमेंट के जो पिक्सल्स है ना वो है 1200 बाई 1800। अब देखा जाए तो हमने तो 4x6 इंचज़ किए थे, ठीक है। तो इंचज़ में भी आप देख सकते हैं इसको। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे ऑप्शंस कहीं पे आती है कि मैं इसको, अच्छा इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, अब ये आप देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज़, अब ये अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये 6.18 MB की फ़ाइल बनेगी। ये छोटे से एरो को मैं क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये sRGB है। RGB का मतलब कि कलर्स हैं, और इसके आगे ना ये स्टैंडर्ड का नाम है IEC वगैरह वगैरह। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनली जो सेट होते हैं, जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ISO स्टैंडर्ड्स चलते हैं। ISO 9000 जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट है, ISO 14000 जो है वो एनवायरनमेंट से लिंक करता है। तो इस तरह से कलर से भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। तो जैसे डॉक्यूमेंट डायमेंशंस, तो इमेजेस के अंदर ये आपको हमेशा पिक्सल्स के अंदर दिखाएगा, और उसके आगे ब्रैकेट के अंदर उसकी रेजोल्यूशन आ जाएगी। इसी तरीके से मेजरमेंट का स्केल आ जाएगा। अब ये बता रहा है कि 1 पिक्सल जो है ना उसके अंदर 1 पिक्सल ही है, ठीक है ना। ये हम चेंज करते जाएंगे तो वो वैल्यूज चेंज होती रहेगी। स्क्रैच साइजेस आ जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका भी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है। जो जो इनमें से काम की चीज़ें होंगी हम उनको ज़रूर स्टडी करेंगे। अब क्या है कि 4 मिनट रह गए हैं और ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो मैं इस मीटिंग को एंड करने लगा हूँ और फिर हम न्यू मीटिंग से अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप तकरीबन, जब मैं मीटिंग डिस्कनेक्ट करता हूँ, आप तकरीबन हाफ मिनट के बाद दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये मीटिंग में एंड करने लगा। ठीक है। तो टास्क 1 तो यही था कि मैंने आपको सिंपली बताया था कि हम किस तरह से जो है वो एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, और आपको नज़र उसकी चीज़ें जो हैं कौन-कौन सी चीज़ें आपको उसकी नज़र आएँगी। अब एक जो मैं आपको चीज़ पहले डिस्कस कर रहा था कि देखें ये कलर है ना, ये यहाँ पे वाइट कलर है अभी, ठीक है ना। इस टाइम
जी और पी फुल हुए हैं। अब जब हम 8 बिट पे बात करते हैं ना, तो आपके पास जो नंबर्स की रेंज होती है वो आती है 0 से लेकर 256 बाइट्स तक। इसी तरीके से अगर हम 16 की बात करेंगे तो 512 तक आ जाएगी। इन डेप्थ में हम नहीं जाते, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास हर तरह के यहाँ पे हर फील्ड के लोग हैं, तो चीज़ें ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ होता कि आपने ना यहाँ पे नज़र रखनी है, यहाँ पे। अब देखें, मैं रेड को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें कि भाई ये ब्लू कलर बन गया। अगर ग्रीन और ब्लू मैक्सिमम है हमारे पास, तो हमारे पास एक्वा कलर बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रीन को भी 0 कर देता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ ब्लू बच गया, क्योंकि देखो ना ब्लू मेरे पास फुल क्वांटिटी में था। मैं ब्लू को भी पीछे कर देता हूँ, तो जब कुछ भी नहीं है तो ब्लैक होगा। ठीक है, एक बड़े मज़े की बात थी, आप लोगों को शायद कुछ को पता हो। आइंस्टाइन से किसी ने एक दफ़ा पूछा था कि अंधेरे का क्या मतलब है, ठीक है, डार्कनेस का क्या मतलब है। तो उसने जवाब दिया कि एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। उसका कहने का मतलब ये था कि अंधेरा जो है ना, इट्स सेल्फ कोई चीज़ नहीं होती। लाइट का ना होना या रोशनी की गैर मौजूदगी में जो चीज़ बच जाती है उसको आप अंधेरा कहते हो। तो इसी तरीके से जब हमारे पास आर जी और बी तीनों ही चीज़ें ज़ीरो हैं, तो हमारे पास ब्लैक बन गया है। मैं रेड को मैक्सिमम कर रहा हूँ, मेरे पास रेड बन गया है। ठीक है, अगर मैं ग्रीन को मैक्सिमम कर रहा हूँ तो मेरे पास ग्रीन बन गया है। अगर मैं तीनों को मैक्सिमम कर देता हूँ तो मेरे पास वाइट बन जाएगा। अब मज़े की चीज़ देखते हैं, अगर मैं रेड और ब्लू को मिक्स करता हूँ तो मेरे पास पिंकिश टाइप बन रहा है। अगर मैं रेड और ग्रीन को मिक्स करता हूँ तो मेरे पास येलो येलो बन रहा है। अगर मैं रेड और ब्लू को मिक्स करता हूँ, चलो ये तो हो गया। अगर मैं ग्रीन और ब्लू को मिक्स करता हूँ तो मेरे पास एक्वा बनता है। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों का एक इंटरमीडिएट रेशियो रखता हूँ तो मुझे एक नया कलर मिल जाएगा। ये देखें, इसी तरीके से ना कलर्स को मिक्सिंग कर करके हमारे पास कलर्स बनते जाते हैं। तो कलर्स का तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मज़ीद बात करते हैं। ये जो हमारे पास ऊपर बार नज़र आ रही है जिसके ऊपर फाइल, एडिट, इमेज, ऑलमोस्ट आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसमें ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार का मतलब है कि ये आपका मेन मेन्यू है। यहाँ से आप ऑलमोस्ट कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, बंडल्स ऑफ टूल्स, जो भी आपने फाइल के हवाले से करना है, इमेजेस के हवाले से, लेयर्स के हवाले से, एडिटिंग के हवाले से, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, जो ये बार है ना, जो हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट पे है और जो मिड में है, इनको कहते हैं टास्क बार। ठीक है, जो भी आपने टास्क परफॉर्म करने होते हैं ना, वो आप यहाँ से परफॉर्म करते हैं इन दोनों बार से। मैं आपको इसके ऊपर बताता हूँ। जो जितना हमें ये ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है, ये सारे हमारे पास है वर्क स्पेस, जिसके अंदर हम एक्चुअल में अपना काम करेंगे। और राइट साइड पे ये जो भी यहाँ पे कलर स्वॉचेस लिखा हुआ है, ग्रेडियंट्स, ये लर्न, लाइब्रेरीज, एडजस्टमेंट्स, लेयर्स, चैनल्स वगैरह, मतलब जितना भी हमारे पास राइट साइड पे है, इसको हम कहते हैं पैनल्स। ठीक है, ये हमारे पास पैनल्स हैं। मज़े की बात यह है कि हम पैनल ऐड भी कर सकते हैं और हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप कहते हैं कि जी मैंने जो सिर्फ कलर्स के ऊपर इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ये बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। इनको आप ऐसे बाहर भी निकाल सकते हैं, इनको दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं, इसको आप पकड़ के क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ हो ये तो मुझसे गलती हो गई, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास दोबारा से कुछ चीज़ें आ जाएँ पैनल के अंदर। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं विंडो के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए कम से कम ये कोई 20-25 जो है ना डिफरेंट टूल्स हैं, जो कि आप इसको मैं क्लिक करूँगा ना तो वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखें अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, इसको मैं पकड़ के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरे पास प्रॉपर्टीज़ आ गई है। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास इमेज था, ये इन्फो है, इन्फो मैं उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आप कहते हो कि मैंने ना इस तरह से, मैं ये नहीं चाहता कि मुझे इस तरह से डिस्प्ले हो, तो आप क्या करते हैं, आप इसको उठा लें और ये जो एक वर्टिकल बार है ना यहाँ पे, इसमें आप इसको ऐड कर लें तो उसका ना आइकॉन ऐड हो जाएगा। ये देखें, जैसे कलर पैलेट होती है ना, एक आर्टिस्ट जो है एक पैलेट के ऊपर सारे डिफरेंट कलर्स जो है वो डाल देता है, इंक्स होती हैं या जो भी है, तो उसको पैलेट कहते हैं। तो ये देखें, ये कलर्स का पैलेट, इसको मैं क्लिक करूँगा कलर खुल जाएगा, इसको मैं क्लिक करूँगा कलर्स बंद हो जाएगा। अगर आप कहते हैं यार वापस चला जाए, इसको क्लिक करके यहाँ पे डाल दें। आप कहते हैं मुझे ऊपर नहीं चाहिए, मुझे नीचे चाहिए, आप उसको उठा के यहाँ पे डाल दें। ठीक है, तो ये आप डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑप्शंस हैं।
आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ एडिटिंग पे काम कर रहे हैं तो एडिटिंग में हमें कलर्स चाहिए होंगे, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, एडजस्टमेंट चाहिए होंगी, तो हम वो सारी चीज़ें मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। आप इसको ना यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक 3 जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसको आप क्लिक करके ना पैनल ऑप्शंस में चले जाएं, तो आप यहाँ पर इसको सेव भी कर सकती हैं। जस्ट अ मिनट, सेव की ऑप्शन होती थी एक, किधर गई? खैर एनीवेज इसको ना हम यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। तो ये पैनल की मेन ऑप्शंस आ रही हैं, तो एक छोटी ऑप्शन आती होती है यहाँ पे कहीं पे ना, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वो ये पूरा हमारा पैनल बॉक्स जो है वो सेव हो जाता है। वो मैं नेक्स्ट टाइम बताता हूँ आपको। तो अगर आप कोई और किसी और चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, आप यहाँ से क्लिक करके ना, तो ये हम न्यू वर्क स्पेस क्लिक करके यहाँ पे इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ एडिटिंग ऑफ कलर्स, तो यहाँ से ये सेव हो जाएगा। अब जब भी मैं क्लिक करता हूँ ना यहाँ पे एडिटिंग ऑफ कलर्स यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, तो मेरे पास यही पैनल डिस्प्ले में आ जाएगा पैनल्स के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं फ़ोटोशॉप में नया हूँ, कुछ फीचर्स का मुझे अंदाज़ा है, कुछ का मुझे अंदाज़ा नहीं है, कि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पैनल्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होता है, फ़ोटोशॉप ने ना बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैनल्स सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, कि आपको किस काम के लिए कौन से पैनल्स चाहिए होंगे। आप ये जो बैटरी टाइप आइकन बना हुआ है इसको आप क्लिक करें ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसेंशियल्स। एसेंशियल्स का मतलब वो है कि ये इस वक्त एसेंशियल्स खुला हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मली जो एक इंसान को हर काम के लिए इस्तेमाल होंगे वो वाले पैनल्स यहाँ पर आ जाएंगे। आप कहते हो कि नहीं यार मैं जो हूँ ना, मैंने फ़ोटोग्राफी पे काम करना है, आप फोटोग्राफी पे क्लिक करती हैं तो ये देखें फोटोग्राफी के पैनल्स खुल गए हैं, हिस्टोग्राम आ गया है, नेविगेटर आ गया है, लाइब्रेरीज, एडजस्टमेंट्स का पैनल, ठीक है। तो ये वो 4 पैनल्स हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ फ़ोटोज़ को डील करने के लिए होता है। अक्सर आपने अगर किसी फ़ोटोग्राफर साहब का पाला पड़ा हो या फिर कभी आपने देखा हो, तो जब जो फ़ोटोग्राफर्स के पास बहुत बड़े-बड़े कैमरास होते हैं ना, जो लाखों के होते हैं, जो बहुत महंगे-महंगे होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो फ़ोटो क्लिक करने के बाद ना फ़ोटो को देखते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, किसी इवेंट पे किसी शादी में देख लिया होगा। वो एक्चुअल में फ़ोटो को नहीं देखते, क्योंकि देखें इतनी छोटी सी स्क्रीन है, उसके ऊपर आपको फ़ोटो जो है ना उस तरह से डिस्प्ले नहीं होती कि अच्छी है या नहीं। वो हिस्टोग्राम को देखते हैं। हिस्टोग्राम ना एक तरह से बार्स होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका ये देखें, ये एक फ़ोटो मैंने ओपन की हुई है, ये हिस्टोग्राम शो कर रहा है। तो देखें इसमें आपको बाकायदा शो कर रहा है आपके पास रेड कलर का कंटेंट कितना ज़्यादा है, एक्वा का कितना है, ग्रीन, ब्लू और पर्पल वगैरह। इस इमेज को देखें तो इसका हिस्टोग्राम चेंज है, इसके अंदर रेड बहुत ज़्यादा है, ग्रीन बहुत ज़्यादा है, ब्लू बहुत ज़्यादा है, येलो काफ़ी है इसके अंदर, और ये ग्रेश कलर काफ़ी है, ठीक है। तो वो जो है ना, प्रोफेशनल्स जो हैं वो हिस्टोग्राम को देखते हैं एक्चुअली, कि कलर्स किस तरह से आई हैं, और कुछ फीचर्स हैं हिस्टोग्राम के जो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मुझे बस थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है जो मैंने आपको बता दूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि जी मैंने ना ग्राफिक और वेब के ऊपर काम करना है, जो हम एक्चुअल में हमारा एक मॉड्यूल भी है, तो हम उसको क्लिक करते हैं ना, तो देखिए हमारे पास कैरेक्टर आ गया है, पैराग्राफ और ग्लिफ्स। इसका मतलब क्या है, जो आप टेक्स्ट टाइप करते हैं ना, ये सारे वो वाला पैनल आ गया है। समझ लें कि टेक्स्ट का पैनल आ गया है। जो भी आप टाइप करोगे, फ़ॉन्ट कितना होना चाहिए, कलर, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है। फिर पैराग्राफ जो है उसकी इंडेंट होना चाहिए, कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, जस्टिफाई कर रहे हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, वो सारी चीज़ें। ग्लिफ्स में मोस्टली आपके पास जो है ना वो सिंबल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। देखें काफ़ी हर तरह के आप इसमें सिंबल्स वगैरह आ गए हैं, ठीक है। तो ये पैनल हमारे पास आ गया टेक्स्ट का। दूसरे पैनल नीचे हमारे पास एक तो प्रॉपर्टीज़ आ गई, लाइब्रेरीज और लेयर्स के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ये जो पैनल्स है ना, ये आप जो भी क्लिक करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने मोशन सेलेक्ट कर ली तो यहाँ पर टाइम लाइन आ गई है, कि आप वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर एक टाइमलाइन बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 3D के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो 3D के ऊपर उसने देखा यहाँ पे रूलर्स, ग्रिड दे दी है, और 3D का पूरा पैनल खुल गया है। तो एनीवेज मैं आपको ये बता रहा था कि ये पूरा एक पैनल का बॉक्स है, इसके ऊपर आप जो भी सेट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का पैनल भी डिफाइन कर सकते हैं। न्यू वर्क स्पेस के अंदर जाके आप एक वर्क स्पेस डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एडिटिंग ऑफ कलर्स जो मैंने रैंडम आपको दिखाने के लिए बनाई है, मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। एक्चुअली ये एसेंशियल्स है। अच्छा अच्छा, मैं इसको फिर एसेंशियल्स करके
फिर मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी का भी इसको डिफ़ाइन कर सकती हैं। अगर आप उस पैसे पे कोई काम करना चाहती हैं, आप कहते हो यार मैंने काम करना है और उसमें मुझे यही चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है, आप बजाय इसके आप यहाँ पे सर्च करते रहो, आप यहाँ पे सर्च करो, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर देते हो अपने पैनल के अंदर। टास्क बार में आप जाते ही नहीं हो, आप पैनल्स में ऐड कर देते हैं और वहाँ से आप ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं जब भी आप चाहते हैं। एक और गोल होता है कि ज़िंदगी में ना जो भी आपने काम करना है, नो डाउट मेहनत और हार्ड वर्क करनी है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आपने मेहनत लगानी है, टाइम लगाना है, लेकिन वो काम नहीं करना जैसे कि यार ये मैं सारी रात में पढ़ा हूँ फिर भी मैं फेल हो गया, ठीक है, ये वाला हिसाब नहीं करना। सारी रात हमने पढ़ना भी नहीं है और हमने अच्छे नंबर भी स्कोर करने हैं, ये हिसाब है। सो द गोल इज़ टू वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक्स फोटोशॉप के एनवायरनमेंट के हिसाब से हो गया। अब हम आज एक टूल के ऊपर काम करते हैं। एक्चुअली दो टूल्स के ऊपर काम करना है। एक टूल के ऊपर हम नमाज से पहले काम करेंगे और एक के ऊपर हम नमाज के बाद काम करेंगे। ये जो लेफ्ट के ऊपर ना, ये हमारे पास सारे टूल्स हैं। ये मूविंग का टूल है, ये तीन जो है ये हमारे पास सिलेक्शन टूल आ जाती हैं, ये क्रॉप करने का टूल है। अगर आप कुछ स्पेसिफिकली, ये क्रॉप के दो टूल्स हैं, ये ब्रश सॉरी ये आई ड्रॉपर टूल है हमारे पास, ये बैंडेज है, ये ब्रश है हमारे पास, ये क्लोन है। तो मतलब ये ग्रेडियंट टूल होता है, ये ड्रॉपर टूल होता है। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टूल्स हैं। हम इन सबको तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो जो बेसिक हमारे पास आएंगी ना, हम उनको देखेंगे और जब हमारा सेकंड मंथ स्टार्ट होगा उसके अंदर हम एडवांस्ड पे चले जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम आज एक बेसिक सा टूल समझते हैं, उसको कहते हैं जी क्लोन टूल। ठीक है, अब क्लोन टूल का मतलब, क्लोन से तो आपको समझ आई गई होगी कि क्लोन हम लफ्ज़ तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी चीज़ को रेप्लिकेट करना हो या कॉपी करना हो, एग्जैक्ट कॉपी करना, तो हम कहते हैं कि जी ये उसका क्लोन है। डुप्लीकेट में क्या, डुप्लीकेट और क्लोन में थोड़ा फ़र्क है। डुप्लीकेट में क्या होता है कि कंटेंट वही हो सकता है, चीज़ वही हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका साइज़ वही हो, डायमेंशंस वही हो, फीचर्स वही हों। ठीक है, अगर आप कहते हो कि यार तो एक फॉर एग्जांपल मैंने एक असाइनमेंट लिखी है, मैं अपने दोस्त को सेंड की है, दोस्त ने भी वही असाइनमेंट एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दी है। टीचर ये नहीं कहेगा कि ये असाइनमेंट उसका क्लोन है, टीचर कहेगा कि ये उस असाइनमेंट का डुप्लीकेट है। ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब होता है कि कंटेंट और अंदर की चीज़ें सेम है, लेकिन स्टाइल डिफरेंट है, डायमेंशंस डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंट है। जैसे अगर हम असाइनमेंट में देख लें तो हम कहते थे कि किसी ने वाइट पेजेस यूज़ किए हैं, किसी ने लाइन वाले पेजेस यूज़ किए हैं। ठीक है, किसी की हैंड राइटिंग डिफरेंट है, हर किसी की राइटिंग डिफरेंट होती है, किसी ने मार्कर्स यूज़ किए, किसी ने सिर्फ पेंसिल यूज़ की है। ठीक है, तो उसको कहते हैं डुप्लीकेट। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट कोई काम करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप कलर कॉपी निकाल लें, कलर कॉपी में क्या होगा कि चीज़ें सेम है, राइटिंग स्टाइल भी सेम, कलर्स भी सेम, मार्कर भी सेम, एग्जैक्ट कॉपी, उसको हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्लोनिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी हो रही हैं। अक्सर जो हैं क्लोन्स जो हैं वो लैब्स में बनते हैं। जैसे एक शीप है, उसका क्लोन बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। इसी तरीके का ये टूल है जो हम फोटोशॉप में भी यूज़ करेंगे। फ़ोटोशॉप में एक्चुअली क्या होता है कि क्लोन से आप क्या कर सकते हो कि एक इमेज के अंदर एक चीज़ सेलेक्ट करके आप उसको किसी भी उसी फ़ोटो के अंदर कहीं भी ली वो आप चीज़ उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लोन टूल का जो सबसे मेजर यूज़ है वो होता है कि किसी के फेस के ऊपर से अगर आपने पिंपल्स वगैरह रिमूव करनी है, कुछ मार्क, कोई स्कार होता है किसी का कोई निशान रह जाता है जिसे कहते हैं, कोई बचपन में कोई चोट लगी होती है, वो निशान पक्का हो जाता है, दाने निकल आती हैं, कोई और इश्यू होता है, वो कहते हैं कि नहीं यार मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए ना। तो क्लोन टूल का एक मेजर पर्पस ये है। ठीक है, हम क्लोन टूल को यूज़ कैसे करते हैं, एक्चुअली फोटोशॉप के अंदर जब भी हमने कुछ यूज़ करना होता है ना, तो हम लेयर्स में काम करते हैं। लेयर्स के ऊपर मैं आपको एक पूरा नेक्स्ट टाइम दूंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी डिटेल टॉपिक है। हम एक न्यू लेयर बना देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेयर बन गई मेरे पास। क्लोन टूल को हमने चूज़ किया है। ठीक है, अब देखें कि जैसे ही मैंने मूव का टूल था तो यहाँ पे कुछ और मुझे नज़र आ रहा था, जैसे ही मैंने क्लोन को क्लिक किया तो मुझे कुछ और नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लेफ़्ट के ऊपर बार है ना, ये आपके पास मेन टास्क बार है। आपके सारे टूल्स आपको यहीं पे शो होंगे।
जो ये वाली बार है ना, ये भी टास्क बार की एक एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें आपको स्पेसिफिकली एक टूल की मज़ीद ऑप्शन का पता चलता है। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, यहाँ पे कुछ प्रीसेट है, प्रीसेट के ऊपर हम काम नहीं कर रहे। ये देखें, यह जब मैंने क्लोन को चूज़ किया तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो कर्सर है वो एक छोटा सा सर्कल है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। ये है साइज़, ठीक है ना। साइज़ अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देखें मेरा सर्कल जो है वो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा वो मैं शो ही नहीं कर पा रहा, मेरे ख्याल से ये इशू है। ठीक है, तो ये देखें मैंने अभी इसको 69 किया तो सर्कल मेरा बढ़ गया है। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, 91 कर रहा हूँ, देखें फिर मज़ीद बढ़ गया। अगर पता नहीं 5000 क्यों नहीं दिखा पा रहा, वो शायद कोई इशू है। हाँ, 5000 इसलिए नहीं दिखा पा रहा, मेरी स्क्रीन उसके लिए नाकाफ़ी है। चलिए शायद थोड़ा सा 448, ये देखें 448 पे कितना बड़ा आ रहा है, ये देखें। तो इसलिए शायद 5000 ना बहुत ज़्यादा इसको स्कोप से बाहर हो गया। खैर, तो ये मेरे पास ना साइजेस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर्स जो है ना, इट इज़ ऑल अबाउट यूजिंग शॉर्टकट्स, ठीक है। शॉर्टकट्स के अंदर क्या होता है कि फ़ोटोशॉप के यूज़ करने के भी ना काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट्स हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उन शॉर्टकट्स के अंदर आएंगे। पहला शॉर्टकट मैं आपको जो समझाने लगा हूँ वो ये है कि देखिए अब इसका साइज़ है ना, देखिए मैंने यहाँ से आकर साइज़ बढ़ाया कम किया तो फ़र्क पड़ा है। अगर आप कहते हो यार मैं बार बार माउस उधर लेकर जाऊँ, तो आप कीबोर्ड के अंदर ही ना, जहाँ पे आपका पी लिखा होता है, पी के साथ आपके पास आ जाती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। एक होता है ब्रैकेट ओपन और एक ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज को क्लिक करेंगे तो साइज़ होता जाएगा छोटा छोटा होता जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन को क्लिक करते जाएंगे तो साइज़ बड़ा होता जाएगा। ये देखें अभी मैं एक्चुअली अपने माउस से नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने कीबोर्ड के ऊपर उसको दबा रहा हूँ। तो ब्रैकेट जो ब्रैकेट ओपन है ना, जो लेफ्ट पे होता है, उसको क्लिक करेंगे तो साइज़ होता जाएगा छोटा। राइट पे क्लिक करते जाएंगे तो साइज़ मेरा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हर टूल के ऊपर अप्लाई होगा। फोटोशॉप के अंदर जितने भी हम टूल्स यूज़ करेंगे जिसके अंदर आपका साइज़ होगा, बढ़ाना है या कम करना है, उसके अंदर ये चीज़ आपकी बहुत काम आएगी। अच्छा जी, दूसरा शॉर्टकट मैं आपको जो बताने लगा हूँ, जूम का। एक यहाँ पे ना आखिरी बटन हमारे पास है जूम का टूल। जूम आप क्लिक करोगे, ये जूम आउट हो गया है। अगर आप शिफ्ट दबा के करोगे, सॉरी आल्ट दबा के करोगे आल्ट, तो जूम इन होता जाएगा, ठीक है। तो अगर यार आप कहते हो यार बार बार में जो है ना इसको सिलेक्ट करके ही काम करूँ, मुझे कोई शॉर्टकट बताओ इसका। तो इसका शॉर्टकट ये है कि आप ऑल्ट का बटन दबा के रखो, ठीक है ना। ऑल्ट का बटन होता है स्पेस बार के साथ ही ALT लिखा होता है। आप आर्ट का बटन दबा के रखें और अपने माउस से स्क्रॉल अप करें, स्क्रॉल डाउन करें। ये देखें इस टाइम में मैंने ये जूम का टूल सिलेक्ट नहीं किया हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आर्ट दबा रहा हूँ और जूम इन कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये दो टूल्स हैं जो हमारे यूज़ होंगे फोटोशॉप के अंदर। जब भी आपने काम करना हो, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर या एडोब का कोई भी प्रोग्राम हो, उसके अंदर ये ब्रैकेट क्लोज और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट ये हमेशा आपके काम आएगी साइज बड़ा और छोटा करने के लिए, और ऑल्ट दबा के जूम इन और जूम आउट करने के लिए आपने स्क्रॉल यूज़ करना है, ठीक है। आज मैंने आपको दो शॉर्टकट्स बता दिए। चलो अब हम आ जाते हैं अपने मेन काम की तरफ। अब ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ना कि मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये दो दो चीज़ें हो रही हैं। ये एक्चुअली मैंने दो लेयर्स बनाई हुई हैं, ठीक है ना, इसलिए ये ऐसा ऐसा हो रहा है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा फिर बात। क्लोन क्या होता है, अब देखें ये जो मेरे सामने फ़ोटो है, इसके लिप्स के आसपास काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स टाइप, पिंपल्स नहीं कह सकते इसको, रेड स्पॉट्स हैं, ठीक है, जो भी हैं जिस मर्जी वजह से हैं। लेकिन जब मैं उसके ऊपर ये टूल लेकर जा रहा हूँ तो देखें वो गायब हो रही हैं, कभी बढ़ भी रही हैं, देखें यहाँ पे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे गायब हो गई हैं। तो ये देखा, ये यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर तो नहीं ना आना चाहिए। तो एक्चुअली ये टूल ऐसे यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये टूल कैसे यूज़ होता है, आपने सबसे पहले इस टूल को यूज़ करने के लिए ना ऑल्ट दबाना है। ऑल्ट दबाएंगे तो देखें छोटा सा एक आइकन आ गया, जिस तरह का एक निशाना नहीं होता
गेम्स हम खेलते हैं सारे, गेम्स के अंदर निशाना होता है कि इस टाइम आपका एम कहाँ पे है। तो देखिए छोटा सा ना इस तरह का एक आ गया मेरे पास, मैंने आल्ट छोड़ा तो वो चला गया, मैंने ऑल्ट का बटन दबाया तो वो दोबारा से आ गया। इससे क्या होता है कि ये आपका है सिलेक्शन। एक्चुअली क्लोन टूल का मकसद ये है कि इसी फोटो में से ना मैं एक चीज़ को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं जहाँ पे भी ये इसको दबाता जाऊँगा ना गोल सर्कल, अभी मैं दबा नहीं रहा, जब मैं इसको दबाता जाऊँगा तो वही चीज़ वहाँ पे प्रिंट होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि जी इसका जो ये होंट है ना यहाँ से पहले मैं इसको ज़रा सेट करूँ। देखें ना ये फ़ोटो में जितना जूम करूँ फ़ोटो मेरी फट रही है। क्यों फट रही है कि ये इस फोटो की रेजोल्यूशन बहुत कम है, सिर्फ 72 ppi है, ये देखें, और इसके डायमेंशंस बहुत कम है, 640 पिक्सल्स बाय 496। छोटी फोटो है, रेजोल्यूशन कम है, मैं जूम कर रहा हूँ फोटो फट रही है। ऑन द अदर हैंड अब ये देखें, इस फोटो की भी रेजोल्यूशन मेरे पास उतनी ही है लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है, 5979 पिक्सल्स बाय 3986। इसको देखो मैं कितना ज़्यादा जूम कर लूँगा। अब ये देखें, इस फोटो को मैंने जूम किया हुआ है 740% तक, तो ये फट गई है। इसको भी मैं 740 तक लेकर जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखें 740 तकरीबन, ये 715 ये है तकरीबन मेरे पास जो मुझे मिल रहा है। इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना उस फोटो का हुआ। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ अच्छी रेजोल्यूशन की फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। एनीवेज अभी हम क्लोन पे हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसकी ये रिमार्क्स में रिमूव करूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहीं पे कहीं पे ना मैं कर्सर को थोड़ा सा कर देता हूँ छोटा, ठीक है ना, इतना मैं इसको भारी कर देता हूँ। मैं यहीं से एक जो एक उसकी जो स्किन का एक अच्छा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये कलर है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे उसको बटन को मैं दबाता जा रहा हूँ, तो ये देखें कि यहाँ पर ना एक होगी हुई है गड़बड़, तो पिंक पहले से सिलेक्ट हो गया होगा। तो एक मिनट में इसको ज़रा थोड़ा सा ना दोबारा से रिकैप करवा देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से ये हिस्सा सिलेक्ट कर दिया मैंने, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देखें कि उसका चेंज होता जा रहा है। लेकिन इसमें ना इस टूल में एक छोटा सा ड्रॉबैक है। ये देखें जैसे मैं इसको दबा के रखा हुआ ना तो एक प्लस का साइन आ गया। मैं ऊपर कर रहा हूँ प्लस का साइन ऊपर जा रहा है, नीचे कर रहा हूँ प्लस का साइन नीचे आ रहा है। तो इससे हो क्या रहा है एक्चुअली कि जैसे जैसे मैं मूव करता जा रहा हूँ ना वही वही चीज़ बनती तो जा रही है, लेकिन अगर ये ज़्यादा नीचे चला गया तो ये देखो वो सारा वहाँ से ना फोटो मेरी ख़राब होती जा रही है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से सारी फ़ोटो ख़राब होती जा रही है। तो एनीवेज कुछ चीज़ों के लिए ये टूल यूज़ हो जाता है आपका, लेकिन हर चीज़ के लिए नहीं होता। तो क्लोन टूल का मकसद ये है कि आपने क्लोनिंग करनी है। हम एक पॉइंट सिलेक्ट करती हैं, उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ों को उसी तरीके से ना उसी के बराबर करने के लिए ये टूल एक्चुअली यूज़ होता है। कुछ केसेस में ये है कि आप कह सकते हो कि यार ये ना इस काम के लिए यूज़ हो जाएगा, लेकिन अब जब मैंने यूज़ करके देखा तो आपके सामने ये है कि एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं बन पा रही। ठीक है ना, चीज़ ख़राब हो रही है। जैसे यहाँ इतना हिस्सा मैंने भी इसका ठीक करना था, मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट को मैंने सिलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो कर्सर मेरे साथ साथ हिल रहा है, उसके आसपास की चीज़ें भी सिलेक्ट हो रही हैं। और चलिए मानता हूँ कुछ जगह पे जैसे देखो ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन ख़राब भी होता जा रहा है, वही चीज़ जो कि कॉपी पेस्ट हो रही है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है ना, हीलिंग ब्रश टूल हमारे पास मेरे ख्याल से इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है, स्पॉट ब्रश टूल है, ये नाम कर दिया इन्होंने। इसका भी यही कॉन्सेप्ट है, आपने एक पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर दिया, अब ये हिलेगा नहीं, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब देखें क्या रहे हैं, the spot healing brush tool automatically samples pixels to correct a spot with one step. To manually set the source, use the healing brush tool. ये तो healing brush tool है। अब देखिए इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके छोड़ दिया, वो चीज़ ठीक हो गई है। अब फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूँ कि जी जो इसके नोज़ के नीचे वाले हिस्से हैं ना ये भी ठीक हो जाए और कलर यही वाला हो जो भी नीचे नीचे थोड़ा सा बेहतर है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इतना हिस्से को मैं यहाँ से ऐसे करेक्ट कर देता हूँ, देखें वो हिस्सा ठीक हो गया। इसी तरीके से
मैं ये वाला हिस्सा सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ये सारा इसके लिप के नीचे जितने भी ये इसको हम ब्लेमिशेस कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहीं से यहीं इसी तरह से मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इतने हिस्से को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि ठीक हो जाए। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से पूरी इमेज को जहाँ पे भी मुझे कुछ ब्लेमिशेस है, तो देखें इसके छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, तो जो स्पॉटलेस स्किन है उसकी वहाँ पे क्लिक करें आप। या इसको मैं डोंट शो अगेन करता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू। अब यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, ये देखें वो स्पॉट ख़त्म होते जा रहे हैं। यहाँ पे एक स्पॉट है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये स्पॉट को मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप कहते हो कि जी ठीक है, इसने चूँकि मेकअप किया हुआ है या जो भी किया हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा पिंकिश है लिप्स के गालों पे, और लिप्स के नीचे भी थोड़ा पिंकिश है। आप कहते हो कि यार मैंने ना मेकअप ही हटा देना है, या आप कहते हो कि मैंने इसको पूरे को ओवरऑल ही ना वाइट कर देना है। तो चलें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इसके ये हिस्सा काफ़ी ब्राइट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं पूरे को जो है ना सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितना भी मुझे नज़र आ रहा है। जैसे मुझे मसला हो रहा है थोड़ा, मैं इसका ना बड़ा कर देता हूँ, उल्टा काम हो गया, ज़्यादा सिलेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको और साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। एक दफ़ा देखें, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, छोटा कर भी सही होगा। ये हिस्सा मैंने सिलेक्ट कर लिया इसकी स्किन का, और इसी को मैं अप्लाई करता जा रहा हूँ। तो ये देखिए, इस सारे को मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको रिलीज़ करने लगा तो मेरे पास छोटा ब्रश करके करना पड़ेगा। खैर, आपको मैंने कॉन्सेप्ट देना था, वो यही है कि आपने आल तो आगे एक हिस्सा स्किन का सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने जेंटली ये ब्लैक नज़र आता जाएगा आपको, सिलेक्ट करते जाएंगे, वहाँ पे आप क्लिक्स को आप छोड़ देंगे तो वो चीज़ वहाँ पे करेक्ट होती जाएगी, ठीक है। अब ये इसका तो खैर हमने काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब कर दिया इस इमेज का। हम ना इस लेयर को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ओरिजिनल फ़ोटो मेरे पास आ गई, डुप्लीकेट लेयर कर दी, ओके कर दिया, चलें। अब इसके ऊपर हम दोबारा से अपनी एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। अब इसको सही अंदाज में हमें ठीक करना है। मैं एक स्पॉट सिलेक्ट कर लेता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मैं इसकी करेक्शन करता जाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो ये ब्लेमिशेस थे, ये स्पॉट्स थे, ये आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं। ये देखें, चिन के नीचे तो तकरीबन नहीं, थोड़ा सा भी है। एक्चुअली ये फ़ोटो ही कुछ ऐसी है कि इसके ना काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं इसके फेस के ऊपर, खैर से। तो ये मैंने स्पॉट सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से थोड़ा सा इसको, ये सारे हिस्से को मैं ठीक करता जाऊँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलें, जो हमने मेजर काम करने थे, थोड़ा सा मैं स्पॉट्स भी डिलीट कर देता हूँ, चला जस्ट 1 मिनट, ठीक है। थोड़ा सा चलें। तो ये मैंने एडिट किया इसको, ये बिल्कुल ना रफ़ सी है एडिटिंग, ठीक है ना, ये फाइनल नहीं है, ये मैं आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। अब देखें कि ये मैंने फ़ोटो एडिट की है और ये मेरे पास ओरिजिनल फ़ोटो है, ठीक है। तो आपको फ़र्क नज़र आ ही रहा है कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले तो देखें उसके कितने ज़्यादा स्पॉट्स थे, ब्लेमिशेस जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा थी, और अब उसके स्पॉट्स ख़त्म हो गए, ठीक है। तो ये है हीलिंग ब्रश टूल। ये स्पेसिफिक टूल बनाया गया हुआ है सिर्फ इसी काम के लिए कि आपने किसी के फेस की करेक्शन करनी है, स्पॉट्स की, कहते हैं यार आंखों के नीचे ना मेरे बहुत ज़्यादा काले धब्बे हैं, उसको आप रिमूव कर दो, मेरे गर्दन और मेरे फेस का कलर मैच नहीं कर रहा, उसको ठीक कर दो, पिंपल्स रिमूव कर दो, कोई निशान है, कोई स्पॉट है, कोई दाना बना हुआ है, कुछ भी है, तो उसके लिए हम ये वाला टूल यूज़ करते हैं। अब इसके अल्टरनेटिव में काफ़ी ज़्यादा मज़ीद टूल्स भी हैं, ठीक है। ये तो था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, एक है हीलिंग ब्रश टूल, इसका भी काम एग्जैक्टली वही है। इसमें भी आप एक मार्क सेलेक्ट करते हो, ठीक है, और उसके बाद आप अप्लाई करते रहते हो, ठीक है। ये देखें, ये भी हल्का हल्का साथ साथ उसके हिलता जा रहा है, लेकिन ये स्पेसिफिकली हीलिंग के लिए यूज़ होता है।
अब आप कहेंगे कि यार हीलिंग ब्रश टूल भी सेम है, क्लोन का टूल भी सेम है, लेकिन फ़र्क क्या? जब मैंने हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट किया, आप देखें यहाँ पे ना मोड चेंज हो गए, इसका सोर्स, सैम्पल, पैटर्न, अगर आप कोई पैटर्न ड्रॉ करना चाहती हैं, ठीक है ना, अलाइंड, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें हैं जो हमारी एक्चुअल में यूज़ नहीं होंगी। क्लोन में लिखेंगे तो देखें, क्लोन में ओपेसिटी आ जाती है, उसका फ्लो आ जाता है। ओपेसिटी का मतलब होता है कि ये कितना ज़्यादा शो होगा। अगर आप बिल्कुल हल्की हल्की टचिंग में एक काम करता हूँ, इसके ना एक और मैं लेयर बना देता हूँ दिखाने के लिए, और फिर हम इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका ओपेसिटी को ना बहुत कम कर देता हूँ, लेट्स से 12% कर देता हूँ। जो मैं करेक्शन करूँगा ना, वो नज़र आपको बहुत, देखें जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये देखें, मैंने टचिंग की है, एडिटिंग में कर रहा हूँ, ये देखें, लेकिन ना फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और कितनी ज़्यादा थिक है। जितनी ज़्यादा ओपेसिटी होगी, उतना ज़्यादा जो है ना ये सॉलिड बनता जाएगा, ठीक है। ये देखें, और जितनी कम होगी ओपेसिटी, उतना ही कम बनता जाएगा। फ्लो का भी यही हिसाब है कि जितने मैं फ्लो कम कर देता हूँ, तो बहुत कम फ़र्क पड़ता जा रहा है, ठीक है। और मैं फ्लो को मैं बढ़ा देता हूँ, तो देखें फ़र्क पड़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्लोन टूल में समझ नहीं आएंगी, वो ब्रश टूल में समझ आएंगी। अब तो, और ये देखिए, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। क्लोन में क्या होता है कि क्लोन में आपके पास ना ये प्लस का आइकन जो है वो आपके इसके साथ साथ ही चलता रहता है, क्योंकि क्लोन का मतलब है कि वही चीज़ जो है वो क्रिएट करता जाए दोबारा दोबारा, ठीक है। एक और भी टूल होता है इसके अंदर, देखें राइट क्लिक करेंगे तो पैटर्न स्टैम्प टूल है, इसके अंदर आप क्लिक करते जाएंगे तो और भी टूल्स आ गए हैं। तो जब हम फेसेस के ऊपर जब हम काम करेंगे ना, तो मैं आपको तब बता दूंगा कि कौन से टूल्स फेसेस के लिए यूज़ होती हैं और उनको कैसे कैसे यूज़ करना है। ये तो जस्ट फॉर अ स्टार्ट आपको मैंने एक बेसिक सी चीज़ बता दी है कि एक हीलिंग ब्रश टूल है, एक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, और एक हमारे पास क्लोन टूल है। ये तकरीबन सेम टूल्स हैं, लेकिन इनके काम थोड़े थोड़े से अलग हैं, ठीक है। अब ये हमने चीज़ें सीख ली हैं, मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है और नमाज का टाइम भी हो रहा है, तो अब 7:15 तकरीबन हम मीटिंग एंड करते हैं, बस अभी एक आधे मिनट तक। ये टूल्स हमने सीख ली हैं, अब हम नमाज के बाद जो है ना एक नया टूल सीखेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो नमाज ब्रेक से पहले हम जो थे क्लोन टूल को देख रहे थे और हीलिंग टूल को देख रहे थे। बिल्कुल बेसिक टूल्स हैं। क्लोन का मतलब होता है कि आप एक पॉइंट सेट करते हैं ऑल्ट का बटन दबा के, और जहाँ पे भी आप चाहते हैं कि वो चीज़ रेप्लिकेट हो जाए, आप अपना कर्सर ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे, वो चीज़ वहाँ पे जो है वो क्रिएट होती जाएगी। हल्के फुल्के अगर इंसान के फेस के ऊपर कोई स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, कुछ भी है, वो रिमूव करने के लिए भी एट टाइम्स ये टूल यूज़ होता है। एट टाइम्स हम नहीं भी कर सकते, ठीक है। ये टूल एक्चुअली उस काम के लिए नहीं बना हुआ, ठीक है ना, लेकिन हम फिर भी इसको कभी कभी यूज़ कर सकते हैं उस टास्क के लिए। इसमें ओपेसिटी है, अच्छा ये हम बाद में देखेंगे। ओपेसिटी का मतलब हो जाता है कि जी कितना उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है, कितना वो लाइट होगा, कितना ट्रांसपेरेंट होगा, या फिर कितना थिक होता जाएगा। फ्लो का मतलब ये है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, गाढ़ा कितना होगा और कितना कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ओपेसिटी फुल होगी तो आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पे प्रिंट करता जा रहा हूँ, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिंट हो रहा है। ओपेसिटी मैंने थोड़ी कम कर दी है, पॉइंट मैंने वही सिलेक्टेड है, तो देखें बहुत हल्का हल्का सा कहता है ना, लाइट लाइट सा डिस्प्ले हो रहा है। तो क्लोन टूल का ये मकसद है। फिर एक आ जाता है जी स्पॉट हीलिंग टूल। इस पर हमने ना कोई पॉइंट सिलेक्ट नहीं करना आल्ट दबा के, जैसे हम पिछले में करते हैं। ये एक प्री डिफाइंड टूल है जो फोटोशॉप ने खुद बनाया हुआ है हील करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ से हील करना है, मैं इसको ऐसे टचिंग करता जाऊँगा, वो स्पॉट्स खत्म होते जाएंगे। ये तो लेयर मैंने ख़राब कर दी है। इसको ये देखने हैं, ये स्पॉट्स हैं, इसके ऊपर मैं ऐसे क्लिक करता जाऊंगा वो, ठीक है, तो ये कुछ स्पॉट्स ऑटोमेटिकली हील होते जाएंगे। ये फोटोशॉप का इंटरनली कोई उन्होंने टूल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसने रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि जी जो भी कोई स्पॉट्स या ब्लेमिशेस हैं उसको किस तरह से जो है वो दूर करना है, और देखेंगे फ़ोटो को बिल्कुल एक्यूरेट कर देता है। तो इसको यूज़ करना पड़ता है, अगर आप छोटा करके यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी देखें साइज़ छोटा करके, बड़ा साइज़ करेंगे तो कुछ चीज़ें और भी बीच में आ जाती हैं टाइम्स, ठीक है। और जो तीसरा टूल है कि इन डेप्थ में हम फिर जाएंगे बाद में, अभी हम नहीं देखेंगे इन डेप्थ, ठीक है। अच्छा ज़ैनब ऐड हो गई है, जब वो ज्वाइन करती हैं फिर नेक्स्ट टूल पे आते हैं। तो अभी तक हमने वो टूल्स देखे हैं जो फेस, मोस्टली जो फेस
के ऊपर एडिटिंग करने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं अब तक हमने वो टूल्स देखे हैं, बाकी तो उसके ऊपर हम अभी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इस टूल के बाद मैं चाह रहा था कि आपको ना एक और आज के लिए टूल सिखाता जाऊँ, या फिर इसी को इन डेप्थ में देख लें, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली हमारे काम की नहीं है। चलो एक टूल मैं आपको सिखा देता हूँ। और क्लोन के अंदर ना दो टूल्स होते हैं। एक तो था क्लोन स्टैम्प टूल जो हमने यूज़ किया है। उसके अंदर क्या होता है, आप एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, उसको क्लोन कर देते हैं कहीं पे भी। अगर आप उसी को राइट क्लिक करेंगे ना तो आपके पास आ जाता है पैटर्न स्टैम्प टूल। देखें जैसे मैंने इसको क्लिक किया है तो यहाँ पे कुछ एक ये डायग्राम सी नज़र आना शुरू हो गई है। ये होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ना कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है। आप पैटर्न इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। इंपोर्ट पैटर्न करेंगे तो कोई भी आप फोटो ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रीज़ है, अब इस टाइम ट्री सिलेक्टेड है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका बड़ा करता चाहता हूँ साइज़। मैं इसको जो है ऐसे मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ तो वहाँ पे ट्रीज़ बन गई हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न जो था ये बाय डिफ़ॉल्ट ही एडोब फोटोशॉप के अंदर है। मैं कोई और पैटर्न करना चाहता हूँ, ग्रास है मेरे पास, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ग्रास बन गई है, ठीक है। कभी कभी आपने अक्सर फ़ोटोज़ देखा होगा, मिसाल के तौर पे मैं इसी के अंदर आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास लेयर है, इसके अंदर अब मैं कहता हूँ कि जी सिर्फ इस एरिया के अंदर जो है ना वो ग्रास आ जाए। देखें मैं इसकी आंखें मैंने चेंज कर दी हैं, इतना हिस्सा मैंने इसका देखिए, ये देखें ग्रास आ गई है। तो कुछ आपने देखे होंगे इस तरह की फ़ोटोज़ के अक्सर एडवर्टीजमेंट्स में ये चीज़ें हम देखते हैं कि एक चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी मिसाल ले लें कि कुछ चीज़ हल्की है, दो चीज़ें आपको साइड बाय साइड नज़र आ रही होती हैं, ठीक है ना। तो ये उसी तरह की मिसाल है, ये उसी तरह से ये वाला टूल यूज़ होता है। आप अपने भी फ़ोटोज़ कोई भी ऐड कर सकती हैं। कभी कभी होता है कि आप एक फ़ोन के अंदर आप एक सेल्फ़ी ले रहे हैं, ठीक है ना, आपको सेल्फ़ी के अंदर अपना आप नज़र नहीं आ रहा, कोई और बंदा नज़र आ रहा है। तो एट टाइम्स वहाँ पे कोई और फ़ोटो पेस्ट हो जाती है। अगर आप वो तरीका नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं एक काम करने के, वो इन डेप्थ में जब हम जाएंगे तो फिर हम उसको देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पैटर्न स्टैम्प टूल है इसमें सिंपली क्या होता है कि अब देखें ये फ्लो है और ओपेसिटी इनको मैं कम कर देता हूँ तो बहुत हल्की सी वो फोटोज़ बनते, वो उसका जो है ना पैटर्न वो बनता जाएगा। पैटर्न्स कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ही हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसमें बस ट्रीज़ आ जाती हैं। एक चार तरह के हमारे पास ट्रीज़ हैं, ये एक और टाइप है। ये देखें एक और टाइप ट्रीज़ की है। फिर हमारे पास ग्रास है, फिर हमारे पास वाटर है, पानी पानी भी देख लेंगे, वाटर, ये सारा वाटरी एलिमेंट। ये है जी स्विमिंग पूल का जो फर्श होता है ना, ये वो वाला सारा पैटर्न बनता जा रहा है। तो ये कुछ पैटर्न्स भी हैं, आप अपना इसके अंदर जो है यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक छोटा सा गेयर बना हुआ है जिसको हम कहते हैं सेट सेटिंग्स या मोर ऑप्शंस। इसके अंदर आप इंपोर्ट पैटर्न्स में चले जाएँ, कोई भी फ़ोटो अपलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करता हूँ कोई एक, अच्छा नहीं, डॉट पैटर्न की फाइल ही है। ये पैटर्न्स जो हैं ये फ़ोटोशॉप से ही मिल जाएंगे आपको ना। इंटरनेट से अगर हम डॉट PAT की फ़ाइल डाउनलोड करेंगे तो ये हमें वहीं से मिलेंगे। तो आज हमने क्या देखा है कि स्टैम्प टूल देख लिया है, सॉरी पैटर्न स्टैम्प टूल देख लिया है, हमने क्लोन टूल देख लिया है और हीलिंग टूल देख लिया है, सॉफ्ट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल। चार टूल्स हमने ना आज देख लिए हैं। मैं एक नई लेयर में आपको, हीलिंग ब्रश टूल है ये। हीलिंग ब्रश टूल का भी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है जैसे उसके अंदर होता है, क्लोन टूल के अंदर होता है। एक पॉइंट होता है इसके अंदर, इस टाइम सॉरी पैटर्न सेलेक्टेड है, सैम्पल टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर भी एक ऑप्शन है, अगर आप पैटर्न को क्लिक करेंगे तो आप पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। मैंने सैम्पल चूज़ कर लिया है कि हम खुद से सैम्पल लेके करना करेंगे। आप ऑल्ट का बटन दबाते हैं, एक पॉइंट सेट करते हैं, उसके बाद आप उसको इस तरह से क्लोन करते जाते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी आ जाती हैं, जैसे कि पैटर्न वाली ऑप्शन आ गई आपके पास। और इसमें यह है कि आप हार्डनेस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे क्लोन टूल पे हमारे पास ओपेसिटी थी, इसके अंदर है हार्डनेस के। हार्ड को एक होता है कि बिल्कुल एजेस उसके ना थिक एजेस होते हैं। हम यहाँ पे जो कर रहे हैं उसके अंदर हम सॉफ्ट एजेस लेके फॉर एग्जांपल हम 20% कर देते हैं, ठीक है। अब देखें कि जो मैं अब क्लोन करूँगा ना उसके सॉफ्ट एजेस बनेंगे बहुत ही। वो जब आप फोटो को इन डेप्थ में जाकर देखें ना तो आपको तब पता चलता है कि ये कितना जो है ना स्मूथली काम हो रहा है। देखें बिल्कुल इससे हल्का सा एक ब्लरी इफ इफेक्ट आ रहा है।
100% चीज़ भी मेरी ठीक नहीं हो रही और हल्का सा एक ब्लर आ रहा है इसमें। तो ये होता है कि अगर आपने कभी कभी कोई बहुत सॉफ्ट टच करनी होती है टचिंग के, किसी को पता भी ना चले कि ये हुआ है, इसको आपने ना एडिट किया हुआ है, तो उसके लिए फिर ये है कि आप यहाँ से ऑप्शंस में जाके तो आप इसको हार्डनेस लेवल चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक इंसान को पता है कि यार आपके फेस के ऊपर अगर कोई पिंपल है और आप उसको बिल्कुल ही रिमूव कर दो, तो वो ऐसा लगता है कि जी किसी ने एडिटिंग की हुई है ना। अगर आप चाहते हैं कि जी ये इफेक्ट ना आए, तो आप हार्डनेस उसकी कम कर देते हैं। हार्डनेस से क्या होता है कि हल्का सा थोड़ा बहुत आपको लगता है कि तो कुछ था, लेकिन वो होता नहीं है एक्चुअली। वो हल्का हल्का सा उसको टचिंग करके तो हम उसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। स्पेसिंग का क्या है? स्पेसिंग स्पेसिंग ये है कि शायद कितना स्पेस होती है इसके अंदर। स्पेसिंग का तो खैर हमने कभी यूज़ नहीं करना, तो इसमें हम मेजॉरिटी चीज़ें ये देखेंगे आज हम। और एक और चीज़, दो शॉर्टकट्स हमने पहले सीख लिए थे। एक तो शॉर्टकट ये था कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को लेफ्ट ओपन ब्रैकेट को क्लिक करेंगे तो आपका साइज़ कर्सर आपका छोटा होता जाएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर बड़ा होता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ऑल्ट का बटन दबा के तो जूम इन करेंगे, स्क्रॉल आगे पीछे करेंगे तो आपका जूम इन होता जाएगा और आपका जूम आउट होता जाएगा। तो हो गए। और एक तो मैं आपको और बता देता हूँ, कोई भी आप विंडोज से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे ना तो कंट्रोल जेड दबाएंगे तो अंडू होगा, ठीक है। अंडू का मतलब फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से ये सारा इसका चेहरा ख़राब कर दिया, मैं कहता हूँ ये वापस ठीक हो जाए, मैं कंट्रोल का बटन दबा के जेड दबाता हूँ, ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा फोटोशॉप में एग्जैक्टली ठीक नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए आपको कभी कभी क्या करना पड़ता है कि जब हम लेयर्स के ऊपर काम करेंगे ना, वो मैं आपको तब बताऊँगा। सिर्फ कंट्रोल जी करने से पीछे नहीं जाता, कंट्रोल शिफ्ट जी करना पड़ता है ताकि आप बिल्कुल एंड तक ही देखें, आप एंड तक जा सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल जी के बारे में हम आज देख लेते हैं कि कंट्रोल जी जो है वो यूज़ होता है अंडू करने के लिए कुछ भी। विंडोज़ में कोई भी आप सॉफ्टवेयर देख लें, कोई भी आप प्रोग्राम देख लें, कंट्रोल जी दबाएंगे तो हमेशा अंडू होगा, ठीक है ना। बाकी कंट्रोल एक्स दबाएंगे फ़ोटो कट हो जाएगी, कंट्रोल वाई दबाएंगे तो री अंडू हो जाएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये देखें ये लेयर है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये लेयर्स बनती जा रही हैं। तो बाकी सारे तकरीबन जो है ना शॉर्टकट सेम है, बस कुछ शॉर्टकट्स का फ़र्क था। जो मेन शॉर्टकट्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए आज। अगर आप कंट्रोल दबा के ऊपर नीचे करेंगे ना, ये देखें कंट्रोल दबा के ऊपर नीचे करेंगे तो फ़ोटो आपकी लेफ़्ट राइट होगी, आल्ट दबा के करेंगे तो फ़ोटो आपकी जूम इन और जूम आउट हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही मोटा मोटा करके मैंने कुछ आपको शॉर्टकट्स बता दिए। इतनी जल्दी इन शॉर्टकट्स की प्रैक्टिस वैसे नहीं होती, मैं समझता हूँ। तो हर लेक्चर के अंदर जो है ना मैं आपको शॉर्टकट्स रिवाइज़ करवाता जाऊँगा ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस होती जाएगी इस हवाले से। आज हमने 4 टूल सीखे हैं, एक क्लोन टूल, पैटर्न टूल, स्पॉट हीलिंग टूल और सिंपल हीलिंग टूल, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स लेवल के ऊपर हमने सीखे कि जो बेसिक काम हमने करना है हमने सिर्फ उस हवाले से। अगर आपके पास फ़ोटो आ जाती है एडिट करने के लिए कि आपने इसके फेस को करेक्शन करनी है, तो ये 4 टूल्स आपको जो है ना उसके फेस को एडिट करने के काम आएंगे। अब ये हमारे पास है बेसिक टूल्स, ठीक है ना। फेस को एडिटिंग करने के लिए कुछ और भी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, कुछ और भी टूल्स हैं, लेकिन वो हमारे स्कोप से फिर आउट हो जाएगा। मैं चाह रहा था कि मैं आपको ना आज एक और टूल भी सिखा देता, उसका नाम है ब्रश टूल ना। वो ब्रशिंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन चलें, इसी से रिलेटेड जो है क्लोन टूल से हमने 4 टूल्स मज़ीद सीख लिए हैं। ये जो है ना मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बता देता हूँ। ये फ़ोटो जो थी ना एक्चुअली वो इसलिए मैंने डाउनलोड करके रखी थी कि इसके ऊपर ना मैं आपको ब्रश टूल का इफ़ेक्ट दिखाऊंगा। चलें वो फिर हम नेक्स्ट टाइम चलें पंगा लेते हैं। मैं क्लोन टूल से ना एक और हम यहाँ पे कश्ती बनाते हैं। अच्छा मैं अब देखें, अब मैंने इसको कश्ती बना दी ना एक। मैं इसको ना बीच में से सिलेक्ट करता हूँ आल्ट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता जाता हूँ, थोड़ा सा अपना कर्सर बड़ा कर लेती हूँ। हाँ बस ये ठीक है। अब देखें मैंने अभी ड्रॉ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने सिंपली कर्सर रखा हुआ है। देखें मैंने अभी क्लिक नहीं किया, मैंने ऑल्ट दबा के इसका मिड सेट कर दिया था और मैंने बहुत बड़ा जो है ना अपना कर्सर खोल लिया हुआ है। तो वो मुझे एग्जैक्टली एक पिक्चर दिखा रहा है कि जो मैं पेस्ट करूँगा वो कैसे पेस्ट होगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं इस कश्ती को ना यहाँ पे, ओके नहीं ये यहीं पे कहीं पे सूट कर रही है, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इसको क्लिक कर देता हूँ। चलिए अब मैं इसको ओहो
हमारे पास फ्लो और ओपेसिटी कम थी। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करके मैं दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ। तो अब ये देखिए मेरे पास एग्जैक्टली वही चीज़ क्लोन होके वहाँ पे पेस्ट हो गई। तो एक्चुअली क्लोन टूल का मकसद ये है, अगर आपके पास एक इमेज है, आपने इसके अंदर कुछ चीज़ें मल्टीपल ऐड करनी है, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इतना हिस्सा कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इतना हिस्सा कॉपी करता हूँ और इतना हिस्सा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मूव कर देता हूँ, तो देखा कितना ऑड लग रहा है, अजीब लग रहा है। ठीक है, कि कितना अजीब लग रहा है ना, कि वहाँ से पता चल रहा है कि यार ये तो कुछ अलग से कोई फ़ोटो जो है इधर पेस्ट की हुई है। अब अगर मैं इसको साइडों से ब्लर भी कर देता हूँ, अगर मैं इसको साइडों से जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा ब्लर भी कर देता हूँ, लेकिन तब भी ना वो इफ़ेक्ट नहीं बनेगा कि एग्ज़ैक्टली चीज़ मर्ज हो जाए, क्योंकि इसके अंदर कलर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए फिर हम लोग ना क्लोन टूल यूज़ करते हैं। ठीक है? तो क्लोन टूल, जैसे ये फ़ोटो मैंने क्लोन के लिए नहीं रखी हुई थी, मैंने ब्रश के लिए रखी थी, लेकिन चलें क्लोन की मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दी। एक और चीज़ हम इसमें क्लोन करके देखते हैं अगर हो सके तो, लेट्स ट्राई। यहाँ पे पहाड़ बना, यहाँ पे ना थोड़े से ये दरख्त बना देते हैं क्या? ओह सॉरी, लेयर दूसरी सिलेक्टेड है इस वक्त, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डुप्लीकेट लेयर कर देते हैं। अच्छा, अब हम अपना पंखा करने की कोशिश करें। चलें जी, ऊपर पहाड़ बन गए हैं। वैसे ये इतने एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं बने, क्योंकि मेरा कर्सर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, छोटा करता तो शायद बन भी जाता। लेट्स ट्राई, ताकि ऑड ना लगे ज़्यादा। चले मैंने आपका किया कि जस्ट एक पंगा लिया है, मैंने थोड़ा सा दरख्त वहाँ से कॉपी करके तो वहाँ पे पेस्ट कर दिया जी। क्लोन का मकसद ये है। ठीक है, क्लोन से आप काफ़ी चीज़ें कर सकती हैं, तो आपको बस बताने का मकसद ये था मेरा। हमने क्या किया है, हमने एक फेस एडिटिंग करने की कोशिश की है क्लोन से, मार्क्स रिमूव करने की कोशिश की है, ब्लैक हेड्स होते हैं, पिंपल्स वगैरह के। और कभी कभी आपके पास कोई फ़ोटो आ जाती है कि आप अपने आप को क्लोन करना चाहती हैं। ठीक है ना, एक ही फ़ोटो के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने एक और कश्ती ऐड कर दी है, पहले 5 थी, अब हमने 6 कर दी हैं। इस तरह के काम हम क्लोन टूल से करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो पैटर्न टूल था, अब इसके अंदर भी हम पैटर्न डाल सकते हैं, लेकिन वो बड़ा अजीब हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो पैटर्न टूल जो है ना हमारा, वो इतना आम तौर पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 टूल्स हो गए। बाकी हीलिंग टूल और हीलिंग ब्रश टूल, ये तो स्पेसिफिकली फेस के लिए बने हैं ना। और ये रेड आई टूल, ये हम ना इन तीनों टूल्स को हम ना एक दफ़ा दोबारा फिर से नेक्स्ट टाइम देखेंगे, स्पेसिफिकली फेसेस के ऊपर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है, 7:51 हो रही है। 4 टूल्स हमने आज स्टडी कर ली हुई हैं, जो मेन टूल्स हैं। और नेक्स्ट टाइम हम जो हैं कुछ मज़ीद टूल्स देखेंगे, कोशिश करेंगे कि तकरीबन अगले 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर ना फ़ोटोशॉप हम बेसिक्स कर लें, ताकि फिर हम लोग इस पे आ जाएँ, इलस्ट्रेटर पे आ जाएँ। ऐसे में कोशिश चल। ठीक है, तो इसको मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।